तो कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कोई तो है में। इस चैनल पे मैं आपको सुनाती हूँ पैरानॉर्मल हॉरर स्टोरी। अगर आपको भी ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अगर आपके साथ भी या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर, किसी भी नोन के साथ ऐसी कोई भी घटना घटी है तो प्लीज़ मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल करें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। वैसे तो आप बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, पर इस कहानी को सुनने के बाद आपको डर का नया एहसास होगा। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुने और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सुनते हैं आज की नई कहानी। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो लखनऊ में रहता था। उस परिवार में हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे, शिवम और पल्लवी। पल्लवी क्लास 10th में थी और शिवम 11th में। दोनों की माँ हाउसवाइफ थी और पापा एक सरकारी दफ्तर में जॉब करते थे। वो चारों बड़ी हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी इस खुशी को किसी की नज़र लगने वाली है। उन्हें थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ मौत का ऐसा खेल रचने वाला है जो शायद उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह करके रख देगी। तो पल्लवी और शिवम रोज़ की तरह अपने स्कूल जाते हैं। उनकी मम्मी घर पे हाउसवाइफ थी, घर देखती थी, घर संभालती थी। उनके पापा रोज़ की तरह शाम के 5 बजे ऑफिस से घर आए, हाथ वाथ धुआ धुला, चाय पी, फैमिली के साथ बैठे, थोड़ा टाइम दिया बच्चों को, रात का खाना वाना खाया, फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। फिर आधी रात को उनके पापा का फ़ोन बजता है। फ़ोन उनके गांव से था, उसके पापा के गांव से, जहां उनकी माँ रहती थी। शिवम और पल्लवी की दादी रहती थी, जो लखनऊ के ही अंदर एक छोटे सा गांव था, जहां पल्लवी और शिवम की दादी रहती थी। और दादी के साथ उसकी एक बुआ भी रहती थी, जिनका तलाक हो चुका था। वो अपनी माँ के साथ, मतलब शिवम के दादी के साथ ही गांव में रहती थी। आधी रात को शिवम के पापा का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाते हैं, दूसरी तरफ उसकी दादी थी। वो बहुत घबराई हुई थी, बोल रही थी, बेटा जल्दी आ जा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, यहाँ पे कोई है भी नहीं, तू जल्दी से किसी भी तरह आ जा यहाँ पे। उसके पापा फ़ोन रखे, वो भी थोड़े घबरा गए। उसकी मम्मी को बताया कि मुझे घर जाना है, माँ का कॉल आया था, वो बहुत घबराई हुई थी, वहाँ पे कोई है भी नहीं। लखनऊ से, जहाँ पे शिवम और पल्लवी रहते थे अपने मम्मी पापा के साथ, वहाँ से शिवम का गांव करीब 2 से ढाई घंटे की दूरी पे था। उसकी मम्मी समझाती है कि एक बार आप सुबह होने दीजिए, एटलीस्ट 5-6 बज जाए तो आप चले जाइएगा, अभी आधी रात को। बट उसके पापा नहीं मानते और वो आधी रात को ही अपनी गाड़ी से गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। वो अपने घर गांव पहुंचते हैं। वहाँ पे उसकी दादी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, वो उन्हें पास के ही हॉस्पिटल में लेके जाते हैं।
इसके बाद उसके 2 दिन के बाद उसके पापा वापस आ जाते हैं शहर लखनऊ। उसकी मम्मी ने पूछा कि सब ठीक है वहाँ पे। तो उसके पापा ने बोला हाँ ठीक है, माँ की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी, अभी वो ठीक है। उसके बाद वापस से वो चारों की ज़िंदगी चलती रहती है। फिर एक दिन, कुछ दिन के बाद की बात है, शिवम के पापा ऑफिस से घर आते हैं। तो उन्होंने बताया कि आज माँ का फिर से फ़ोन आया था, तो उन्हें बहुत याद आ रही है मेरी। मैं सोच रहा हूँ कि आज शाम में चला जाऊँ और कल वापस आ जाऊँगा माँ से मिलके। तो शिवम की माँ ने बोला कि ठीक है आप चले जाइए। उसके पापा ने थोड़ी देर के बाद अपनी गाड़ी ली और गांव की तरफ निकल पड़े। वहाँ गए। उसके बाद यहाँ पे शिवम की मम्मी, शिवम और पल्लवी थे। कल होके जब शिवम के पापा वापस गांव से आते हैं तो वो थोड़े थके थके से लग रहे थे, थोड़े बुझे बुझे से लग रहे थे। तो शिवम की मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो शिवम के पापा ने बताया कि हाँ बहुत थकान सी हो रही है, सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ी देर सोना है। वो अपने रूम में गए और सोने चले गए। कल होकर उनकी तबीयत थोड़ी सुधार आई। वो सर दर्द की गोली खाए थे, थोड़ा रेस्ट किए थे, थोड़ा से बेटर थे कल से। फिर ऑफिस गए और आधी दिन की छुट्टी लेके वो वापस आ गए। और फिर वही बोल रहे हैं कि सर भारी सा लग रहा है, पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी मम्मी को लगा कि शायद फीवर आने वाला है, वायरल चल रहा होगा, इस वजह से। फिर वो सो गए जाके। फिर आधी रात को उसकी मम्मी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उसके पापा बगल में नहीं है। उसे लगा कि शायद वो वॉशरूम में गए होंगे, थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे, बट वो नहीं आए। फिर वो बाहर निकली, हॉल में देखी, किचन में लाइट ऑन करके देखी, पूरा घर देख ली, टेरेस पे देखी, नहीं है। उन्होंने बच्चे के कमरे में जाके देखा, वहाँ पे भी नहीं है। फिर वो इंतज़ार करने लगे कि आखिर उसके पापा कहाँ चले गए बिना बताए। जब उसके पापा आए सुबह में तो शिवम की मम्मी ने पूछा कि रात को अचानक से आप उठकर कहाँ चले गए थे। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तो बस अभी बाहर बैठा हुआ था एक रास्ते में और तब मुझे मेरी आंखें खुली, ऐसा लगा कि मैं नींद में चल के कहीं चला गया था। बड़ी अजीब बात है, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसके पापा नींद में चलते हो। उसके बाद से उसके पापा ऑफिस जाना बंद कर दिए। वो ऑफिस नहीं जाते थे, घर में रहते थे। और एक चीज़ और कि शिवम और पल्लवी का जितना खुशहाल परिवार था, जितने प्यार से अच्छे से ये चारों साथ में रहते थे, अब उसके परिवार में ऐसा लग रहा था कि किसी की नज़र लग गई है। एक तनाव सा रहता था हमेशा घर में। उसके पापा हमेशा गुस्से में रहते थे, हमेशा चीखते चिल्लाते रहते थे सब पे। और उसके पापा ऑफिस जाना भी बंद कर दिए, वो पूरा दिन घर में रहते थे रूम में अपने। और वो नॉनवेज बहुत खाने लगे थे, बहुत डेली उन्हें नॉनवेज चाहिए था, डेली उन्हें शराब चाहिए थी। उसकी मम्मी रोकती भी थी, किसी की बात नहीं सुनते थे, वो चिल्लाने लगते थे, गुस्सा करने लगते थे। आँखें एकदम लाल लाल, जैसे खून उतर गया हो उनकी आँखों में। बच्चे इतने डर गए कि वो अपने पापा के पास आने से डरने लगे। वो उनको देखकर ही भाग जाते थे अपने रूम में। शिवम की माँ बहुत परेशान सी रहने लगी, किससे बताएं क्या हुआ इन्हें।
दिन भर नॉनवेज खाते, शराब पीते और रात को पता नहीं आधी रात को कहाँ गायब हो जाते थे। पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ गए। और कभी सुबह में आते थे तो कभी सुबह में बेड पे मिलते थे अचानक से। जब उसकी माँ की आंखें खुलती थी तो सुबह 6 बजे बेड पे सो रहे हैं। आधी रात से गायब, सुबह में अचानक आ जाते थे। उसकी माँ ने ये सब बातें अपने बेटे शिवम को बताई कि आधी रात को पता नहीं पापा कहाँ चले जाते हैं। एक दिन शिवम ने सोचा कि पापा का पीछा करूँगा, देखता हूँ कि पापा कहाँ चले जाते हैं। फिर वो एक दिन पापा के उस रात को उसने सोया नहीं। पूरी रात वो इंतज़ार करता रह गया कि जब पापा उठेंगे, रूम से निकलेंगे तो मैं उनका पीछा करूँगा। वो इंतज़ार कर रहा था। अचानक से पापा के रूम की दरवाज़ा खुलता है। पापा बाहर निकलते हैं और वो ऐसे चल रहे थे जैसे उनकी आंखें तो खुली है बट उन्हें कोई सेंसेस नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी हाथ पकड़ कर कोई उन्हें खींच रहा है। वो आगे चुपचाप बिना किसी भाव के आगे चले जा रहे हैं, जैसे एक तरह नींद से ही हो, नींद में ही हो बट आंखें खुली है उनकी। शिवम उनका पीछा करना शुरू किया। वो जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। शिवम भी पीछे पीछे चल रहा है। थोड़ी दूरी पे वो एक शमशान घाट में चले जाते हैं और वहाँ पे शिवम ने जो देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसके पापा हैं। वो उनके पास जाने से डर रहा था कि वाकई में ये उसके पापा हैं। शिवम ने देखा कि उसके पापा शमशान घाट में जाके, जो चिता होती है ना, जो चिता जल रही होती है, उस जली चिता में से कुछ मांस निकाल के खा रहे हैं। और उनके आसपास बहुत से अघोरी बैठे हैं। उस अघोरी भी वो मांस खा रहा है और उसके पापा भी उसके साथ बैठ के वो मांस खा रहे हैं। किसी की डेड बॉडी वो खा रहे थे शिवम के पापा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो वहीं पे पापा को छोड़ के वापस घर भागा। उसकी हालत ख़राब हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बताए अपनी मम्मी को। घर आया, पहले तो बहुत घबराया हुआ था। थोड़ी देर शांत हुआ, मम्मी ने उसे पानी ला कर दिया। जब अच्छे से शांत हो गया तब उसने सारी बात अपनी मम्मी को बताई। और उसके पापा वापस से घर में आके बिस्तर पे लेट गया। शिवम ने कुछ नहीं बोला, उसकी माँ ने कुछ नहीं बोला। शिवम के पापा आए और रूम में आकर सो गए। उसकी माँ बहुत डर गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे मदद ले। फिर उसकी माँ ने उसके पापा के ही एक दोस्त जो बहुत करीबी थे, जिनका आना जाना हमेशा उसके घर में होते रहता था, पार्टी में या ऐसे भी कभी भी मिलने जुलने लगा रहता था उनका, उनके फैमिली से। उनको फ़ोन किया, उनको बुलाया अपने घर पे और सारी बातें बताई। उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि उनके जानकारी में एक तांत्रिक हैं जो निवारण करते हैं, जो उतारा करते हैं ऐसे लोगों का। एक बार आप उनसे मिल लीजिए। तो उनके पापा के जो दोस्त थे वो उन तांत्रिक को लेकर उनके घर में आए। जैसे उनके घर में वो तांत्रिक अंदर आए, वो गेट पे ही रुक गए। वो अंदर नहीं आ रहे थे। उन्होंने बताया कि इस घर में बहुत ही निगेटिव एनर्जी है।
जो इस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहती। वो फिर उनके पापा के रूम की तरफ बढ़े, जिस रूम में उनके पापा को लॉक करके रखा गया था। वो रूम के अंदर अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे। अजीब अजीब से नाखून से दीवार को खरोच रहे थे, स्क्रैच कर रहे थे। बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे कि मुझे मांस खाना है, मुझे मांस ला के दो, मुझे मांस खाना है। इस तांत्रिक ने बताया कि 2 दिन के बाद आप इन्हें उनके पास लेकर आइए और तब तक इनका ध्यान रखिए। वो 2 दिन इसलिए समय मांगे थे क्योंकि उन्हें भी अपने गुरु से बात करनी थी, क्योंकि ये बहुत ही बुरी शक्ति थी जो इनको अकेले इनसे ठीक नहीं हो सकती। इन्हें भी इनकी गुरु की मदद की ज़रूरत लगती। इसलिए तांत्रिक ने 2 दिन का वक्त मांगा और 2 दिन तक इन्हें बोला कि जो भी बोल रहे हैं इनकी मांगे पूरी कर दो। मांस खाना चाहता उन्हें मांस ला कर दे दो ताकि वो 2 दिन तक शांत रहे। फिर वो चले गए। उनकी माँ को एक गंगाजल का बॉटल देके कि बहुत जब ज़्यादा कंट्रोल में ना आए तब आप इन्हें उनके ऊपर छिड़क सकते हैं। एक फूका हुआ पानी समझ लो आप, जो गंगाजल के रूप में उनको दे कर गए थे। फिर एक दिन रात उनकी मम्मी उनके पापा को अकेले छोड़ना भी नहीं चाहती थी कि पता नहीं अंदर कहीं कुछ कर ना ले खुद को। डरते डरते रात में जब उसके पापा गहरी नींद में सो रहे थे तो वो उनके बगल में जाके सो गई। अचानक से उसकी मम्मी को ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसके सर पे ना अपने हाथ फेर रहा है, उसके बालों पे अपनी हाथ फेर रहा है, अपनी उंगलियां फेर रहा है। उसकी आंखें खुली उनकी। जब आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि शिवम के पापा उसके बगल में बैठ के उसके सर पे उसके बालों में हाथे फेर रहे हैं और एक बहुत ही डरावनी सी हंसी हंस रहे हैं और उसे घूर रहे हैं। उसकी मम्मी को बहुत डर लग गया। वो पहचान नहीं पा रही थी कि ये उसी के हस्बैंड है। और उसके पापा उसके वैसे ही डरावनी सी हंसी हंसते हुए बोले, कोई नहीं बचेगा, इस घर के सारे लोग मारे जाएंगे, कोई नहीं बच सकता। मुझे उसने भेजा है इसे लेकर जाने के लिए। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसकी मम्मी इतनी डर गई कि वो किसी भी तरह भाग के उस रूम से बाहर निकली। और अब 2 दिन के बाद वो तांत्रिक वापस इनके घर पे आया और बताया कि इनके ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है। इसकी मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन हो सकता है जो काला जादू किया है। फिर उसने उसके पापा को उनके ही रूम में बैठाया और फिर वो अपना पूजा शुरू किए। वहाँ पे जब जब वो तांत्रिक मंत्र पढ़ते थे तब तक उसके पापा एक ही बात बोलते थे, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे इसे लेकर जाने को बोला गया है, मैं इसे साथ में लेकर जाऊँगा। जब तांत्रिक ने पूछा कि किसने भेजा है तुम्हें, तो उसके पापा बोले नहीं बताऊँगा। तांत्रिक ने अपनी तरफ से
बहुत कोशिश की कि पता करने की कि किसने इनके ऊपर काला जादू किया है, पर उसके पापा कुछ नहीं बता रहे थे। एक ही बात बोल रहे थे कि मैं इसे लेकर जाऊंगा। पूजा चली। कुछ घंटे के बाद उसके पापा को तांत्रिक ने एक भभूत लगाया उनके माथे पे, और थोड़ी देर में उसके पापा बेहोश हो गए। तांत्रिक ने बताया कि जो भी इन पे काला जादू किया है वो बहुत ही बुरी तरह से इन्हें परेशान कर रहा है, और जिसने भी करवाया है वो एक काला जादू नहीं, वो मारन क्रिया है। मारन क्रिया वो होता है जिसमें आप किसी की जान लेने की, किसी के जान को लाने की किसी भी आत्मा को काम देते हो, उसको मारने की, सिर्फ उसे परेशान करके छोड़ने की नहीं, उसे मारने की। जब तक वो आत्मा उस इंसान को मार नहीं देता तब तक वो उसके शरीर से नहीं निकलता है। उसे ही मारन क्रिया बोलते हैं। वो बोले कि कल मैं फिर आऊँगा और अपने गुरु को साथ में लेकर आऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर आत्मा है। वो चले गए। उसके पापा बेहोश होकर सो रहे थे एक तरह से। फिर शिवम ने सोचा कि घर से दादी को और बुआ को भी बुला लेता हूँ, क्योंकि मम्मी अकेले हैं, घर का ऐसा माहौल है, वो साथ में रहेंगी, हिम्मत मिलेगा। तो शिवम ने दादी और बुआ को गांव से लेकर आ गए। दादी बुआ भी बहुत परेशान कि पता नहीं क्या हो गया है बच्चे को, क्या पता नहीं क्या हो गया है, अच्छा खासा तो था। फिर रात को शिवम जो अपने पापा को खाना देने जा रहा था रूम में, तो उसके पापा ने शिवम पे अटैक किया। उस रूम में एक गुलदस्ता रखा था, वो गुलदस्ता उठाकर शिवम की तरफ फेंका, जिसके सर पे लगी चोट। ज़्यादा तो नहीं लगा, बट हाँ, शिवम को चोट लगी थी। जैसे तैसे रात भर निकले, सब साथ में थे। उसके बाद कल होके उसके पापा को एक जगह पे ले जाया गया जहाँ पे बजरंगबली का बहुत बड़ा मंदिर था। वहाँ पे जब वो गए, बहुत चीखने चिल्लाने लगे, बहुत अजीब सी हरकतें करने लगे। तांत्रिक लोगों ने वहाँ उन्हें पकड़कर बिठाया। 2 घंटे तक पूजा चली। उस तांत्रिक ने भी बहुत क्रिया की, तब जाकर उस आत्मा ने बताया कि ठीक है, मैं इसे छोड़ के चला जाऊंगा, बट मेरी एक शर्त है। तांत्रिक ने बताया क्या शर्त है? तो उसने बोला कि मुझे लाल मांस और दारू चाहिए अभी। तांत्रिक ने बोला ठीक है, तो मैं तुम्हें लाल मांस और दारू ला के देता हूँ, फिर तुम इसे छोड़ के चले जाओगे ना? उसने बोला ठीक है। तो उसके पापा ही बोल रहे थे भारी आवाज़ में। फिर जल्दी जल्दी में मांस और दारू का इंतज़ाम किया गया, उसके पापा के सामने दे दिया गया। शिवम के पापा दोनों हाथों से ऐसे खा रहे थे जैसे कोई जानवर खा रहा हो। वो लाल मांस खाए, दारू की पूरी बोतल पी और बेहोश हो गए। फिर उसके पापा ने उनके हाथ पे एक कलावा बांधा और बोला कि अब ये सुरक्षित है, जो भी इसके अंदर थी वो निकल गई है, वो चला गया है। फिर उसकी मम्मी ने पूछा कि इनके ऊपर किसने काला जादू किया था।
उस तांत्रिक ने बताया कि जिसने भी इन पे काला जादू किया है वो शाम से लेकर रात तक उसे खून की उल्टियाँ होंगी। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पति पे किसने काला जादू करवाया है। उसके पापा को सब वापस घर लेके आ गए। उसके पापा बहुत कमज़ोर थे, वो सो रहे थे अपने रूम में। उसी रात बहुत दिन के बाद सब सुकून से चैन से खाना खा रहे थे बैठ के, इतने दिनों के बाद। शिवम की मम्मी, शिवम, पल्लवी और उसकी दादी और बुआ। शिवम के पापा को भी एक रोटी खिला के दवा देकर सुला दिया गया था। खाना खाते खाते अचानक से शिवम की बुआ को उल्टियाँ होने लगी, खून की उल्टियाँ। वो दौड़ के बाथरूम की तरफ भागी। शिवम की मम्मी और भी सारे घर वाले उनके पीछे गए तो देखा कि शिवम की बुआ बार बार खून की उल्टियाँ कर रही है। शिवम की मम्मी अच्छे से समझ गई कि ये सब किया कराया शिवम की बुआ का ही है। शिवम की मम्मी उसकी बुआ से सामने से जाकर पूछ रही है कि आपने ये सब क्यों कराया, अपने ही भाई पे काला जादू। पहले तो शिवम की बुआ किसी भी चीज़ के लिए मान नहीं रही थी, लेकिन जब बाद में शिवम की मम्मी ने बोला कि ठीक है, मैं उस तांत्रिक को ही घर पे बुलाती हूँ, वही कुछ क्रियाएं करेगा, तब जाकर आप सच बताओगे। ये सुनकर उसकी बुआ डर गई और उन्होंने सारा सच बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने ही अपने ही भाई पे काला जादू करवाया है, क्योंकि मुझे इससे बहुत नफ़रत है, मैं इससे नफ़रत करती हूँ। जब उसने वजह बताया, उसने बताया कि जब शिवम की बुआ की शादी हो रही थी उस समय शिवम के दादाजी नहीं थे। सारा फर्ज शिवम के पापा ने ही निभाया था। एक पापा की तरह, एक बाप की तरह अपनी बहन की शादी करवाई थी। उनसे जितना हो सका, उनकी जितनी हैसियत थी, उस हैसियत के हिसाब से उन्होंने अच्छे से अपनी बहन की शादी करवाई थी। लेकिन उनके ससुराल वालों को और दहेज चाहिए था, जो शिवम के पापा नहीं दे पाए। इसी वजह से शिवम की बुआ की शादी टूट गई। 2 साल के बाद उनका तलाक हो गया और वो मायके आके अपनी माँ के साथ रहने लगी। उस दिन से शिवम की बुआ के मन में अपने भाई के लिए नफ़रत थी। वो अपने मन में इतने साल से नफ़रत पाल के रह रही थी। उन्होंने सोचा कि जब इसका परिवार होगा, इसके बच्चे होंगे, तब मैं इनका बसा बसाया ज़िंदगी उजारूंगी। उसने बहुत इंतज़ार किया शिवम के पापा की शादी होने की, उनके बच्चे होने के, और जब उन्होंने अपना परिवार बसाया तब जाके उसकी बुआ ने इन पे काला जादू करवाया। उन्हें लगता था कि जब मेरा परिवार नहीं है, मेरा पति नहीं है, मेरे पास मेरे बच्चे नहीं है, तो फिर ये कैसे अपनी ज़िंदगी में इतना खुश है। और इसकी वजह से ही मेरी शादी टूटी, क्योंकि इसने मेरे ससुराल वालों को दहेज नहीं दिया। क्या ऐसा भी हो सकता है, एक बहन अपने भाई पे काला जादू करवा सकती है? एक ऐसा नफ़रत, एक ऐसी दरिंदगी। उसके बाद शिवम की बुआ और शिवम की दादी वापस गांव चली गई, और ये सब में शिवम की बुआ का साथ शिवम की दादी ने दिया था। मतलब एक माँ ने अपने बेटी के साथ मिलकर काला जादू करवाया था, क्योंकि उन्हें भी लगता था कहीं ना कहीं उनकी बेटी की ज़िंदगी उनके बेटे की वजह से ही बर्बाद। ये सब में शिवम की बुआ का साथ शिवम की दादी ने दिया था, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी की ज़िंदगी उनके बेटे की वजह से ही बर्बाद हुई है। एक माँ ने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने सगे बेटे पे काला जादू करवाया। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है।
उसके बाद से शिवम के पापा ने अपनी माँ और अपनी बहन से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसके बाद से वो कभी भी गांव नहीं गए, उनसे बातें करना, उनसे मिलना सब बंद कर दिया। आज उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मन में एक दुख है, तकलीफ़ है कि अपने सगे ने ही उनके साथ इतना गलत किया। क्या किसी भी रिश्ते पे भरोसा किया जा सकता है? अपनों के भेष में ही आपके अपने ही दरिंदा बन के बैठे हैं आपके बगल में। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन अपना है, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन अपना है और कौन पराया। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से रिश्ते बनाइए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे रिश्ते खराब ही होते हैं, बट पता नहीं अपनों के भेष में कौन आपका गला काट रहा है, कौन आपके बारे में, कौन आपके पीठ पीछे आपके लिए साजिश कर रहा है। तो ज़रा संभल कर, कहीं आपके भी किसी भी रिलेटिव, किसी भी रिश्तेदार ऐसे तो नहीं जो आपके पीठ पीछे आपके लिए साजिश बुन रहे हो। ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।